नमस्कार दोस्तों, मैं गुमान सिंह नवो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल के अंदर पृथ्वी का क्या स्थान है, सौर मंडल में और कौन कौन से सदस्य हैं, सौर मंडल वास्तव में है क्या, ग्रह क्या है, तारा क्या है, खगोलीय पिंड क्या है। बहुत सारे प्रश्न जो है हम इस चैप्टर के अंदर उसको आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए आप। दोस्तों, जब मैं ये चैप्टर चलाऊंगा तो साइड में कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले होते रहेंगे, तो आप मेरे साथ उन पिक्चर्स को भी देखते रहिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सौर मंडल क्या है। देखिए दोस्तों, सौर मंडल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। सौर और मंडल। अब हम इस शब्द को तोड़ते हैं। तोड़ने से मेरा अभिप्राय है, इसका विश्लेषण करते हैं। सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर का मतलब है दोस्तों सूर्य से संबंधित, और मंडल का मतलब है परिवार। मंडल का अर्थ है समूह, लेकिन यहां पर हम परिवार के अर्थ में इसको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सौर मंडल को शब्द को लिया। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले उसका जो शीर्षक है उस पर जाएंगे हम। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, और मंडल का मतलब है परिवार। सूर्य का परिवार। सूर्य को हम लोग दिन में कितनी बार देखते हैं, रात को चंद्रमा नजर आता है, पृथ्वी और उसके साथ हम ग्रहों का बहुत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। सौर मंडल, सूर्य से संबंधित जो परिवार है उसके अंदर पृथ्वी की स्थिति क्या है। चैप्टर में जिन जिन टॉपिक की बात की है मैं सिर्फ उनको टच करूंगा। इसके अलावा समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्लास 6 के लेवल के हिसाब से मैं ज्यादा इसके अंदर विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हुए चलूंगा। दूसरा, क्लास 6 के अंदर ये जो चैप्टर जब खत्म होगा आपका, तो उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके उत्तर आप लिख सके, कर सके। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के साथ बने रहना है और नोट्स आपको नोटबुक के अंदर उतारने हैं। सबसे पहली आपकी जो टर्म दी है वो दी है पूर्णिमा। अगर कभी आप रात को खुले आसमान के नीचे सोए हो, पूर्णिमा जिसको फुल मून नाइट, पूनम की चांदनी, पूर्णिमा के अंदर चांद पूरा थाली की तरह गोल नजर आता है, उसके आसपास बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी रात में सोइए, नजारा ही अलग होता है। जब हम छोटे थे तो रात को तारों को गिनने की कोशिश करते थे, लेकिन गिन नहीं पाते थे। असंख्य, उनकी संख्या अनगिनत है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। पूर्णिमा फुल मून नाइट बोलते हैं जिसको, जिसमें चंद्रमा पूरा दिखाई दे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पूर्णिमा से आप क्या समझते हैं। सीधा प्रश्न देखिए, महीने में एक बार चंद्रमा, महीने में एक बार चंद्रमा रात को आकाश में पूरा दिखाई देता है। देखिए, महीने में, महीना अर्थात 30 दिन, महीने में चंद्रमा रात को आकाश में, रात को आकाश में जब पूरा दिखाई दे तो इसे पूर्णिमा कहते हैं। बहुत सिंपल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस महीने में एक दिन आपको जब पूनम होती है, आप देखिए रात को खुले आकाश के नीचे सोइए, चांद पूरा नजर आएगा, थाली की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। पूनम की रात है। पूर्णिमा फुल मून नाइट, महीने में एक बार पूरा दिखाई दे। अब हम आते हैं अमावस्या पर। जो दूसरी टर्म, अमावस्या जब चांद बिल्कुल नया होता है, जिसको नए चांद वाली रात कहते हैं, न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट, अमावस्या। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद में चांद का आकार एक एक दिन करके घटता जाता है।
देखिए कैसे होगा। पूर्णिमा के दिन पूरा होगा ऐसे, पूरा गोल नहीं है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, चिंता नहीं करें आप। मान लीजिए पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा के बाद में जैसे ही एक एकम आएगी, उसी समय ये चांद थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाएगा, और अमावस जैसे ही आएगी 15 दिन बाद में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। रात अंधेरी काली, अमावस की रात, कभी आपने फिल्मों में डायलॉग सुना हो, काली रात, अमावस की रात, चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आता। अमावस्या, न्यू मून नाइट क्या है? पूर्णिमा के 15 दिन बाद, याद रखना, पूर्णिमा के 15 दिन बाद आकाश में जब चंद्रमा बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई न दे, अमावस्या कहलाती है या अमावस्या होती है। देखो बेटा, पहले मैंने शुरू किया सौर मंडल क्या है। सौर मंडल में सूर्य से संबंधित परिवार है। पूर्णिमा और अमावस, दो टर्म मैंने आपको यहां पर समझा दी। कोई दिक्कत नहीं, हम सभी जो हैं अपने जीवन के अंदर ये सारी घटनाएं देखते रहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या। अब हम अगली टर्म की ओर चलते हैं। अगली टर्म है वो है तारा, स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कविता आपने सुनी होगी, बहुत अच्छी कविता है। छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सब तारे होते हैं? नहीं। तारा होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी जरूरी हैं, ये लिखिए तारा, जिसको आप इंग्लिश में स्टार कहते हैं। तारा होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले ये बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड है। पहली क्या है? तारा क्या है? तारा बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड। तारा आकार बड़ा होगा, गर्म होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आकार बड़ा और गर्म होगा। उसके बाद में इनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, स्वयं की खुद की ऊर्जा, जिसको आप ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। लाइट भरपूर होती है इनके पास में, कहीं उधार लेने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे नहीं कि पास में पड़ोस में बोला थोड़ी लाइट उधार दे दे, उस पर भी मैं आऊंगा, उधार देने वाली प्रक्रिया पर भी। स्वयं की ऊर्जा ऊष्मा होती है तारे के अंदर। तारा बड़ा आकार वाला होता है, गर्म होता है, उसके पास खुद की ऊर्जा और ऊष्मा होती है और उसका प्रकाश होता है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। अगली विशेषता, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब छोड़ना। देखिए मैं तारे की परिभाषा बता रहा हूं। कोई आपको कह दे तारा क्या है, अब तक छठी क्लास से पहले तो आप ये समझता है आकाश में जो चमकता है वो तारा है, लेकिन अब क्या है? अब तारा क्या है? अगर आप गांव में किसी ने पूछ लिया कि कहाँ नवोदय में एडमिशन हो गया तेरा, हाँ क्या पढ़ता है? ज्योग्राफी पढ़ता है। फिर क्या भाई तारा, चलो आप तारा क्या बताओ? तारा रात को आकाश में चमकता है। और अगर आपने ऐसे ही चालू कर दिया, देखो तारा क्या होता है कि बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म खगोलीय पिंड होते हैं। उसके बाद में कह दिया कि स्वयं की ऊर्जा और उसमें प्रकाश होता है। उसके बाद में आपने कह दिया बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा फैलाता है, देता है। और बाद में आपने कह दिया सूर्य भी एक तारा है, एग्जाम्पल के लिए। तो अगला व्यक्ति वास्तव में प्रभावित होगा, हाँ भाई नवोदय में पढ़ाई तो ठीक हो गए। बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला होता है। उदाहरण,
उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण, सूर्य एक तारा है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास में आपके परिवार का मुखिया है, आपके सौर परिवार का मुखिया है, जिसके अंदर पृथ्वी रहती है, और वो है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारे की इतनी बड़ी परिभाषा आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तारा क्या है? ट्विंकल ट्विंकल सुना है हमने तो, लिटिल स्टार। अब आपने 3 टर्म पढ़ लिए हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और तारा। तारे की परिभाषा आपको याद रखनी है, इसके 4 बिंदु याद रखने। एग्जाम में आंख मीच के लिखते ना, कहीं एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु हम लेते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए 2 छोटी छोटी बातें। एक तो हमें आकाश के अंदर जो चीजें हैं वो छोटी क्यों नजर आती हैं? तो आकाश में छोटी चीजें नजर आती है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर, अधिक दूर स्थित होने के कारण। ये ध्यान रखना, अधिक दूर स्थित होने के कारण आकाश में जितने भी पिंड है या आकाश की जो वस्तुएं हैं वो छोटी नजर आती है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, आपने लिखवाया क्यों? भाई पता होता है लेकिन एग्जाम में एग्जाम में सब भूल जाते हैं कि आकाश अधिक दूर स्थित होने के कारण आकाश की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। इसको आप याद रखें। हमने पूर्णिमा पढ़ा, अमावस्या पढ़ा, तारा पढ़ा। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हमारे सर ने पूछा भाई तारे के बारे में आप क्या जानते हो, लिखो। तो मेरा फ्रेंड था, उसने लिख दिया सर तारा तो मेरे पड़ोस में रहती है। अरे भाई लड़की का नाम नहीं, तारा की परिभाषा स्टार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार? तो उसकी जो 4 विशेषताएं मैंने लिखवाई थी उसके साथ में एग्जाम्पल है, वो भी आपको याद रखना। अधिक दूर होने के कारण आकाश की वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती हैं? छोटी दिखाई देती। एक तो फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि हम दिन के समय आकाश के अंदर जो जितने भी पिंड हैं उनको क्यों नहीं देख पाते? जैसे चंद्रमा है और भी बहुत सारे तारा हैं, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से। ये भी बात आप ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश की वजह से हम दिन में चंद्रमा, तारे सहित अन्य खगोलीय पिंडों को नहीं देख पाते हैं। यह भी एक फैक्ट है, अन्य खगोलीय पिंडों को नहीं देख पाते हैं। यह भी आप लिख लेना नोट के रूप में। फिर मैं पूछूंगा भाई क्यों नहीं देख पाते दिन में? बोले सर इतनी दूर कैसे देखे, चश्मा लगता है हमारे तो आपकी तरह। ऐसा नहीं है, सूर्य का प्रकाश होता है दिन के अंदर, इसलिए हम चंद्रमा, तारे या और भी जो आकाश के अंदर जो खगोलीय पिंड है उसको नहीं। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है मित्रों हमारा वो है नक्षत्र मंडल। देखिए नक्षत्र का मतलब ही तारे, खगोलीय पिंडों का जो समूह है, तारों का जो समूह है, उसको हमने कहा है नक्षत्र मंडल। ये अगला टॉपिक है। सप्तऋषि मंडल का आपने नाम सुना होगा, 7 तारों का समूह। आसमान में तारों द्वारा समूह के रूप में बनाई गई जो आकृतियां हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। बहुत सिंपल परिभाषा इसकी कि आसमान में तारों द्वारा, किसके द्वारा? तारों के द्वारा। ये तारे बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। आसमान में तारों द्वारा समूहों के रूप में, समूहों के रूप में बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। नक्षत्र मंडल कहलाती है।
तारे बहुत अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते, कहीं बड़ा भालू बना दिया, कहीं छोटा भालू बना दिया, कहीं सप्तऋषि मंडल बना दिया। आपने देखा होगा आकाश के अंदर सप्तऋषि 7 तारों का समूह आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी आकृतियां हैं नक्षत्र मंडलों की जो आपको रात को आकाश में नजर आ सकती है। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, हाँ यहाँ से ऐसा दिख रहा है भालू, ऐसा दिख रहा है 7 ऋषि, 7 जो है ऋषि बैठे हैं या 7 तारे हैं जो समूह, उनको सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो ये नक्षत्र मंडल है। एग्जाम में आ सकता है नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। अब इसके एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि बिग बियर जिसको अर्सा मेजर भी कहते हैं। उदाहरण, बिग बियर बड़ा भालू, बड़े भालू की तरह दिखता है ये, जिसको अर्सा मेजर भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका सप्तऋषि मंडल, 7 तारों का एक समूह जो अर्सा मेजर का ही एक भाग है। सप्तऋषि मंडल ये 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि मंडल के अंदर 7 तारे हैं, तो 7 तारों का समूह लिख सकते हैं आप। ये इसी का भाग है अर्सा मेजर का, ये अर्सा मेजर का भाग। ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई एग्जाम्पल बताइए, तो आपको लिखना है भाई जैसे कि बिग बियर है, सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि मंडल जिसके अंदर 7 तारे हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्ट है उसके अंदर तारे का नाम दिया है ध्रुव तारा, जिसको आप कहते हैं पोलर स्टार। पोलर स्टार, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर आपका ध्यान ले जाता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो ये आपको लिखना है यह तारा अर्थात ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित होता है, उत्तर दिशा में स्थित होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ के अंदर प्रश्न आ सकता है ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है, तो आपको पता रखना है उत्तर दिशा का। यह है ध्रुव तारा, पोलर स्टार बोलते हैं इसको। ध्रुव तारे से आपको उत्तर दिशा का ज्ञान होगा। और पुराने जमाने के अंदर जो लोग हैं वो ध्रुव तारे से ही पता चलता था कि हाँ भाई ये उत्तर दिशा है। तो नक्षत्र मंडल हो गया। फिर आपकी छोटी वस्तुएं दूरी के कारण दिखाई देती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से हम दिन के अंदर दूसरे खगोलीय पिंड नहीं देख पाते हैं। और ध्रुव तारा जिसे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब ये टर्म के बाद इसको आप नोट कर लीजिए। फिर सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रह। ये है ग्रह। देखिए ग्रह 2 तरह से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है ये ग्रह है जिसको आप कहते हैं घर, मकान, आवास। ये कि ये ग्रह जो नक्षत्र मंडल से संबंधित है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं प्लेनेट। देखिए मैं टर्म समझा रहा हूं, उसके बाद में हम ग्रहों पे ज्यादा चर्चा करेंगे। ग्रह अर्थात प्लेनेट, ये जो प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज से बना हुआ है। ये जो प्लेनेट शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, इसको ऐसे मैं हिंदी में लिख रहा हूं प्लेनेटाई, ये प्लेनेटाई। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से है ये प्लेनेटाई। तो जो प्लेनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रामक। जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रामक। अब परिभ्रामक बहुत बड़ा शब्द लग रहा है आपको, भारी भरकम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। जो किसी के चारों ओर घूमेगा, चारों ओर घूमने वाला, वो कहलाएगा ग्रह, वो कहलाएगा परिभ्रामक। परिभ्रामक नहीं, सॉरी, परिभ्रमक, इसको परिभ्रमण करना, परिभ्रमण। देखिए ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। अब कैसे? मान लीजिए कोई एक खगोलीय पिंड है, जैसे मान लीजिए ये खगोलीय पिंड है, ये किसी एक तारे के चारों ओर घूमता है, तो ये ग्रह कहलाएगा। और क्या इसकी विशेषता है? इसके अंदर एक तो स्वयं का प्रकाश नहीं होता है,
स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो फिर कहां से लाते हैं भाई? मैंने आपको पहले कहा था, उदाहरण वाली बात आगे बताऊंगा मैं। ग्रहों के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। बिल्कुल, किसी तारे से ये ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उसी से ये प्रकाशमान होते हैं। ये अर्थात ग्रह किसी तारे से ऊष्मा प्राप्त कर ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाशित होते हैं। जब मैं पढ़ता था तो बताते थे कि ग्रह क्या है? वह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह कहलाता है। लेकिन सूर्य जैसे तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, उन सबके अलग अलग ग्रह हैं। इसलिए ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह वो है जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिसके अंदर वो किसी तारे के से ऊष्मा करके प्रकाशित होता है। तीसरी विशेषता, ये किसी तारे के, ध्यान रखना तारे के, सूर्य भी एक तारा है, ये किसी तारे के चारों ओर निश्चित परिक्रमा पथ, जिसको आप ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, परिक्रमा पथ में चक्कर लगाते हैं। तीसरी शर्त हो गई। देखिए पहली क्या होती है? पहली है इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। दूसरा, ये किसी तारे से ऊष्मा प्राप्त करेंगे। तीसरा, उसी तारे के चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे, वो भी क्या, उसका फिक्स पाथ होता है, फिक्स ऑर्बिट है उनकी, अपना रास्ता नहीं छोड़ते। ये देखो, ये रास्ता है तो इसी पे घूमेंगे, ये इसी पे घूमेंगे, यही इसी पे चक्कर लगाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट विशेषता, चक्कर लगाते समय, किसके चक्कर लगा रहे? तारे के। चक्कर लगाते समय ये किसी अन्य ग्रह का रास्ता नहीं काटते हैं। ये किसी अन्य ग्रह का रास्ता नहीं काटते, बहुत बड़ी बात है। और इसी के आधार पर एक भाई को बाहर कर दिया सूर्य के परिवार से, वो मैं आगे बताऊंगा। चक्कर लगाते समय ये किसी अन्य ग्रह का रास्ता नहीं काटते हैं। अगर वो काटता है तो वो फिर ग्रह नहीं है, उसको ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा किया गया, किसके साथ किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया, किसने किया, वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इतनी बातें हो गई, ग्रह क्या है ये मैंने आपको बता दिया, 4 बिंदु बताए। जब भी ग्रह की परिभाषा पूछे तो आपको ये 4 बिंदु लिखने हैं, बोलना नहीं है। अब इसी आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है। अगर मैं इसको पृथ्वी मानूं तो आप इसको सूर्य मानिए, ये एक तारा मान लीजिए। क्या ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है? हो रही है। क्या ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? लगा रही है। क्या ये किसी दूसरे का रास्ता काट रही है? नहीं काट रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पृथ्वी एक ग्रह है। किसका ग्रह है? सूर्य का ग्रह है। सूर्य के 8 ग्रह हैं, आगे चर्चा करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर हमारा पहला वीडियो समाप्त होता है। अब इसी चैप्टर के दूसरे वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।